सुनो जी, मैंने बाबूजी को जेठ जी से फोन पर बातें करते सुना है कि वो अपने परिवार के साथ फिर से कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं। हर बार तो वो बिना बताए घर आते थे, इस बार आपसे कुछ ना कहकर बाबूजी को बताया जा रहा है। आखिर बात क्या है? अनुपमा अपने पति रवि से कहती है। रवि बोला, हाँ तो ठीक है ना, इस बार अगर बताकर आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और मुझे बताना क्या जरूरी है? मैं उनसे छोटा हूँ, बाबूजी बड़े हैं, तो उनको बताकर आ रहे हैं, और अगर कुछ मन में होगा तो यहाँ आकर पता चल जाएगा। पर तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाया करो, क्योंकि औरतें जब भी इन बातों में दिमाग लगाती हैं तो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। अनुपमा से रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो चाय देने के बहाने अपने ससुर जी मनोहर लाल जी के पास पहुंची और चाय की प्याली उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, बाबूजी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, आपको अच्छी लगेगी। मनोहर बाबू मुस्कुराकर बोले, क्या बात है बहू, पहले तो तुम चाय बिना कुछ कहे रख कर चली जाती थी, आज इतनी उत्सुकता क्यों? कुछ कहना चाहती हो? अनुपमा मुस्कुराई और अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं, पर क्या जेठ जी आने वाले हैं और इस बार वे बताकर आ रहे हैं? क्या कोई बात है? मनोहर लाल जी बोले, बहू, इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही बड़ी बहू बबीता का भी है, और मैं अब एक पुराना सामान हो गया हूं, तो मुझे अब किसी चीज से मोह माया नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर रिश्तों को संभालना सिखाया, पर अब रिश्तों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम दोनों परिवारों की है। इतना कहकर वो चाय पीने लगे। यहां भी अनुपमा को निराशा ही हाथ लगी। करीब 3 दिन बाद मनोहर लाल जी का बड़ा बेटा रमेश अपनी पत्नी के साथ अपने घर आया। रवि ने भाई का सारा सामान ऊपर के कमरे में ले जाकर रखा और बोला, भैया, मैंने ऊपर का कमरा साफ करवा दिया है और आपका सारा सामान ऊपर के कमरे में रखवा दिया है। आप और भाभी आराम से वहां रहिए, और कोई जरूरत हो तो बताइएगा। रमेश हंसकर बोला, अरे ठीक है रवि, अपना घर है, कहीं भी कैसे भी रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अम्मा के जाने के बाद इस घर में उनकी यादें हैं, ये क्या कम है? और यहाँ आकर अच्छा लगता है। बच्चों का, तुम लोगों का प्यार और सम्मान पाकर जो अपनापन यहाँ मिलता है वो शहर में कहाँ मिलता है। क्यों बाबूजी, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मनोहर बाबू बोले, बेटा, भगवान करे तुम दोनों भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे, क्योंकि अब रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी तो तुम दोनों के कंधों पर ही है। और तुम्हारी माँ कमला आज अगर जिंदा होती तो कितना खुश होती। मनोहर लाल जी के 2 बेटे रमेश और रवि, दोनों को मनोहर लाल जी ने शिक्षा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रमेश की पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी, तो उसने MBA की और शहर में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं रवि की पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन की, तो मनोहर लाल जी ने उसे अपने साथ गांव में ही खेती और दुकान की देखभाल में लगा लिया। आज मनोहर लाल जी बड़े संतुष्ट थे कि कम से कम एक बेटा उनके साथ रहता है, तो बुढ़ापा उन्हें अकेले तो नहीं काटना पड़ रहा है। रमेश पिता के पास आकर बैठा और बोला, बाबूजी, आप तो जानते हैं मुझे गांव से कितना लगाव है, इसीलिए तो साल में 1-2 बार चक्कर जरूर लगा लेता हूँ। और वैसे भी लोग अब शहर को छोड़कर गांव की तरफ आ रहे हैं, और मुझे तो अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्रेम है। यहाँ आकर बचपन के मित्रों से मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तभी अनुपमा की उत्सुकता ने छलांग मारी और वो अपनी जेठानी बबीता से बोली, भाभी, क्या आपको भी अब शहर अच्छा नहीं लगता? क्या जेठ जी अपनी नौकरी छोड़कर गांव में रहना चाहते हैं? चलो अच्छा है, अगर रहेंगे तो हमें क्या दिक्कत है? बबीता हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे जेठ जी की जॉब अच्छी है, किसी चीज की कमी नहीं, पर वो तो अपने भाई और दोस्तों से इनका मन इतना जुड़ा हुआ है कि यहाँ आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वैसे अगर जब हमें यहाँ रहना होगा तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? इतना कहकर बबीता अपने कमरे में जाकर अपना सामान खोलने लगी। मनोहर लाल जी के दिमाग में आज तक कभी बंटवारे की बात नहीं आई थी। उन्हें लगता था कि रवि गांव में रह रहा है और खेती और दुकान वही संभाल रहा है, तो आगे भी वही संभालता रहेगा। और रही बात रमेश की, तो गांव की संपत्ति में कभी भी प्रत्याशी या अप्रत्यक्ष दिलचस्पी उसकी दिखाई नहीं दी थी। समय बीता। करीब 10 दिन बाद
रमेश अपनी पत्नी के साथ वापस शहर चला गया तो अनुपमा की सांस में सांस आई। कुछ रोज बाद अचानक मनोहर जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे से मिलने की इच्छा जताई तो अनुपमा बोली, बाबूजी, अभी तो भैया भाभी यहाँ से गए हैं, तुरंत तुरंत आने जाने में कितना खर्च हो जाता है, और आप चिंता क्यों करते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी रवि का मन नहीं माना। उसने अपने भाई को फोन करके पिता की खबर दे दी और अगले ही दिन रमेश पिता का हालचाल लेने के लिए चला आया। मनोहर जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक रोज अचानक से रात में उनकी सांसें उखड़ने लगी और पल भर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पिता के क्रियाकर्म पर पहला अधिकार बड़े बेटे का होता है, तो रमेश अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। रवि ने अपना सहयोग देना चाहा तो अनुपमा ने धीरे से कहा, भाई साहब को किसी चीज की कमी है? जब वे सारा खर्च कर ही रहे हैं तो अब आप आगे से क्यों अपना नुकसान करवा रहे हैं? रवि बोला, ये कैसी बात कर रही हो? वो जिनकी मृत्यु हुई वो बस भैया के पिता नहीं थे, मेरे भी थे, फिर मैं क्यों ना करूं? अनुपमा बोली, ये तो देखिए कि आपकी बेटी घर में है, उनका तो बस एक बेटा है और हमारे 2 बच्चे हैं, और बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। कल को हमें पिंकी की शादी करनी होगी तो क्या हम भैया से जाकर कहेंगे कि वो हमारी मदद करें? तो थोड़ी तो समझदारी दिखाइए। पर रवि कहाँ मानने वाला था। वो तो अपने पिता के सिद्धांतों पर चल रहा था कि रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी अब दोनों भाइयों के कंधों पर है। रवि भी चिंतित था कि दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। इधर रमेश का बेटा राघव शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने के लिए अमेरिका चला गया, तो बच गए इधर रवि के दोनों बच्चे। अब रवि को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहा था। राघव के जाने के बाद रमेश और बबीता शहर में अकेले हो गए थे। एक रोज रमेश ने रवि को फोन करके अपने आने की सूचना दी। रवि बोला, भैया आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? आपका घर है, जब मर्जी हो आ जाइए। वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद घर सूना सूना लगता है। तो बस बबीता ने अपना सामान समेटा और आ गई ससुराल। अनुपमा का डर फिर से उसे सताने लगा। शाम में जब दोनों भाई चाय पी रहे थे तो अचानक रमेश रवि के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए बोला, रवि, मैं सोचता हूँ अब गांव में ही रह लूं। बहुत पैसे कमा लिए, अब शहर में अकेले मन नहीं लगता है। तुम ठीक समझो तो मैं घर के ऊपरी हिस्से में रह लूं। मैं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। रवि ने सहर्ष ही कहा, भैया ये कैसी बात कर रहे हैं? ये घर आपका भी है, जहां चाहे वहां रहिए, और आपके यहाँ आने जाने से तो घर में रौनक आ जाती थी। अब आप यहाँ रहने लगेंगे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्यों अनुपमा? अनुपमा के तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसके मन का डर जो सच हो गया था। पर वहीं बबीता और रमेश बहुत खुश थे। शाम के समय जब रमेश गांव के अपने साथियों के साथ गपशप करके वापस घर आ रहा था तो उसे अनुपमा और रवि की बातें सुनाई पड़ी। अनुपमा रवि से कह रही थी, जेठ जी अब गांव में रहने आ गए हैं, तो अब क्या हमें जमीन और दुकान में उनका हिस्सा देना पड़ेगा? और अगर ऐसा करना पड़ा तो आगे हम अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, कैसे होगा ये सब? क्योंकि हमारी आमदनी भी तो इतनी नहीं। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? मैं कह रही थी ना कि पिछली बार से मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि वे लोग यहाँ आकर रहेंगे। रवि बोला, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और इस घर में जमीन पर और दुकान में भैया का भी हिस्सा है, और वो देना तो होगा ही, पर जो होगा देख लेंगे। बस तुम अपनी जबान पर काबू रखना, पैसों के लिए रिश्तों को खराब नहीं करना है। रमेश के पांव वहीं रुक गए, मानो उसके सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। वो अपने कमरे में गया और बबीता को सारी बात बताई तो बबीता बोली, अब उसके मन का डर हो या जो भी हो, हिस्सा तो हमारा यहाँ है ही। रमेश हैरानी से बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने आज तक हिस्से के बारे में नहीं सोचा। तो तुम? मैं सोचता था बस अनुपमा ये सोच रही है, पर तुम्हारे दिमाग में भी यही सब चल रहा है। याद रखो, तुम दोनों की ये सोच कहीं हम दोनों भाइयों के रिश्ते के टूटने का कारण ना बन जाए। मेरी सोच तो सकारात्मक है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई गलत सोच मेरे भाई के लिए कष्टदायक हो जाए और वो भविष्य में तनाव का कारण बन जाए। बबीता बोली, तो आप क्या चाहते हैं? क्या अपने हिस्से का भी अपने भाई को दे देंगे?
रमेश बोला, बबीता, हमें कमी किस चीज की है? और तुम भूलो मत कि आज तक बाबूजी की जिम्मेदारी रवि और उसकी पत्नी ही उठाते आए हैं, और गांव में कमाई ही कितनी होती है। मैं बड़ा भाई हूँ, बाबूजी ने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब रिश्तों को संभालने की बारी मेरी है, तो मुझे जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, तुम बीच में हस्तक्षेप मत करना। इतना कहकर दोनों सो गए। अगले दिन रमेश भाई के पास बैठकर चाय पी रहा था। बातों बातों में उसने कहा, रवि, जानते हो ये खेती बाड़ी करना मेरे बस की बात नहीं है, आगे भी तुम्हें ही ये सब संभालना पड़ेगा भाई। रमेश की बात सुनकर रवि के चेहरे पर एक पल को खुशी आई, पर उसने जताया नहीं। एक हफ्ते बाद रमेश अपने काम के सिलसिले से शहर गया, और शाम में जब लौट कर आया तो उसने रवि को आवाज देकर अपने पास बुलाया। रवि भी भागा भागा आया। हाँ भैया, आपने बुलाया? रमेश ने एक लड़के का फोटो रवि को देते हुए कहा, देखो, इस लड़के से मैंने पिंकी की बात चलाई है, हो सकता है अगले हफ्ते वो लोग हमारी पिंकी को देखने आएंगे। ये बात सुनकर रवि के साथ साथ अनुपमा भी बहुत खुश हुई। तभी चौखट के पीछे से सिर पर पल्लू लेते हुए अनुपमा बोली, पर भाई साहब, उनकी मांग अधिक हुई तो हम कैसे पूरी करेंगे? रमेश बोला, अनुपमा, तुम चिंता मत करो, पहले उन्हें आने तो दो, पिंकी को लड़का पसंद आएगा तब सोचेंगे। इस बात पर अनुपमा चुप हो गई। रवि और कुछ पूछता उससे पहले ही रमेश बोला, लड़का शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि शहर में उनका अपना मकान है, तो पिंकी वहां खुश रहेगी, और शादी की जिम्मेदारी हम देख लेंगे, पहले उन्हें आने तो दो। अगले हफ्ते लड़के वाले आए, उन्हें पिंकी पसंद आ गई। रमेश ने पंडित जी को बुलाया, शादी की तारीख तुरंत के तुरंत निकलवाई और 2 महीने बाद की तारीख निश्चित कर दी। रवि बोला, भैया, इतनी जल्दी सब व्यवस्था कैसे होगी? रमेश बोला, रवि, पिंकी मेरी भी बेटी है, और तुम कान खोलकर सुन लो, पिंकी की शादी मैं धूमधाम से करूंगा और सब इंतजाम हो जाएगा, बस तुम खान पान की व्यवस्था देख लेना और अपने और अनुपमा के लिए अच्छे कपड़े ले लेना। बबीता ये सब सुनकर खुश नहीं थी। वहीं रवि अपने बड़े भाई के पैरों में झुकने लगा तो रमेश ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, रवि, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मुझे खुद से अलग मत समझना, मुझे और कुछ नहीं, बस तुम लोगों का प्यार और अपनापन चाहिए। रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वहीं अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपने जेठ के लिए उसका सिर सम्मान में झुका जा रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश अपने कमरे में गया। बबीता के चेहरे को देखकर वो बोला, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, पर ये सोचो, हमारे पास बेटी नहीं है। आज अगर हम पिंकी की शादी करवाते हैं तो एक तरह से हमें कितना पुण्य मिलेगा, और रवि और अनुपमा की नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। हमारा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, पता नहीं वो कभी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आएगा भी कि नहीं, और ये बच्चे हमेशा तुम्हें इज्जत और प्यार देते रहेंगे, तो तुम क्या चाहती हो बताओ? बबीता की आंखें झुक गई। उसे एहसास हुआ कि सच में बेटे को गए हुए 2 साल हो गए, वो कभी मिलने तक नहीं आया, तो अब इन्हीं बच्चों में उसे अपनापन ढूंढना होगा। तभी अनुपमा ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। बबीता बोली, आओ ना अनुपमा, बाहर क्यों खड़ी हो? अनुपमा ने बबीता के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोली, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको अपना हिस्सेदार मानती थी, पर आज जो आप लोगों ने किया है वो तो कोई अपना ही करता है। सच कहते थे बाबूजी कि वो अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं, अब रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। मेरी किसी बात से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बबीता ने अपना दिल बड़ा किया और बड़ी बहन की तरह अनुपमा को गले से लगाया और फिर बहुत धूमधाम से पिंकी की शादी की। दोनों भाइयों ने मिलकर उसका कन्यादान किया और आगे चलकर दोनों भाई मिलजुल कर रिश्तों की डोर में नए नए मोती जोड़ते गए और रिश्ते यूं ही आगे बनते चले गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।